हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ग्रेट एम्बिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक दमदार और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो श्वसन की क्रिया विधि पर आधारित है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो श्वसन की क्रिया विधि होती है वह 4 चरणों में पूर्ण होती है, जिसका पहला चरण श्वासोच्छ्वास हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि उसका एक क्रम आपको बना भी रहे और समझ में भी आए। ठीक है ना। तो आज चलिए हम लेकर के इसका द्वितीय चरण अर्थात दूसरा जो चरण है, दूसरा जो भाग है, फेफड़े में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है, आइए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो फेफड़े हमारे होते हैं अर्थात लंग्स जो हमारे होते हैं, उनकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वायु कोशिकाएं अर्थात जो एल्वियोलाई होती है वो होती है। और फेफड़े में जो एल्वियोलाई की संख्या होती है वो लगभग आप मान के चलिए 75 करोड़ के आसपास है, अर्थात 75 करोड़ जो एल्वियोलाई होते हैं वो हमारे फेफड़े में पाई जाती है। और इतनी संख्या में जो एल्वियोलाई पाई जाती है, इनकी वजह से फेफड़ा जो होते हैं यानी लंग्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ही स्पेशल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी वजह से जो क्षेत्रफल होता है हमारे लंग्स के अंदर का, वह क्षेत्रफल शरीर के सतही क्षेत्रफल से लगभग 50 गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तो स्पेशलिटी ये हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो वायु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, वायु कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है, जब इनकी संरचना पर हम अध्ययन करते हैं, जिनकी संरचना देखते हैं किनकी, वायु कोशिकाओं की, तो इनके चारों तरफ क्या होता है, रुधिर कैपिलरीज जो होती है अर्थात रुधिर जो केशिकाएं होती है चारों तरफ से एक जाल जैसा आवरण बनाती है। ठीक है ना। अब ये जो जाल जैसा आवरण होता है यह रुधिर कैपिलरीज का होता है। दूसरी चीज ये होती है कि वायु कोशिकाओं के चारों ओर जो ये रुधिर कैपिलरीज अर्थात केशिकाएं पाई जाती है, तो इन केशिकाओं की जो दीवार होती है यानी रुधिर केशिकाओं की दीवार, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये रुधिर केशिकाएं हैं और इनकी ये दीवार है। ठीक है ना। और ये वायु कोशिका है, ये जो है वायु कोशिका है और वायु कोशिका की ये दीवार है, ये दोनों आपस में मिलती हैं, अर्थात जो कोशिकाओं की दीवार है उसको क्या कहते हैं, सल्की उपकला की बनी होती है। क्या की बनी होती है? सल्की उपकला की। इस तरह केशिकाओं की जो दीवार होती है एंडोथेलियम कहलाती है, अर्थात एंडोथेलियम की बनी होती है। ठीक है। तो ये एंडोथेलियम और सल्की उपकला ये दोनों मिल करके एक क्या बना देती है, श्वसन कला बनाती है, अर्थात रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है। ये रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन बन गया। और ये जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन होता है इसकी मोटाई कितनी होती है, 2.5 ml होती है। ठीक है ना, mm होती है। इस मोटाई में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग यानी कि विनिमय इनका बड़े आसानी से हो जाता है। ये तो कुछ इसकी संरचनात्मक विशेषता हो गई। अब यहाँ पे और कुछ चीजें देखना है। जैसे ये संरचना में आप देखिए, यहां से जो हमारा हार्ट है, हार्ट से इधर ये कैपिलरीज आ रही है, अर्थात जो ये रुधिर केशिका है ये कहां से आ रही है, हार्ट से आ रही है। ठीक है ना, हार्ट से आ रही है, अशुद्ध रक्त लेके आ रही है, अर्थात इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये जा कहां रही है, ये भी फिर से हार्ट में जाएगी, क्योंकि देखिए इधर से हार्ट से आएगी और हार्ट में फिर से जाएगी, क्योंकि एक बार अशुद्ध होके आई है और यहां से शुद्ध होगी, अशुद्ध होने के बाद फिर कहां जाएगी, हार्ट में फिर से जाएगी, ताकि शरीर में पंप किया जाए। दूसरी ओर यदि देखें तो इसके सेंटर में आप देखिए ये क्या है, एक वायु कोशिका है। इस वायु कोशिका में क्या है, नासिका के द्वारा जो वायु भरी जाती है, निःश्वसन की जाती है, उस वायु को यहां से लाया जाता है और फिर यहां भरती है वायु और फिर रिटर्न निःश्वसन में वापस जाती है। ठीक है, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इनके जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दाबों में जो अंतर होता है, जो विसरण की क्रिया को स्पेशल बनाता है। विसरण की क्रिया के लिए देखिए अंतर तो होना चाहिए, दाब अथवा सांद्रता में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाकर के विसरण की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये रुधिर कैपिलरी है, इसके अंदर हम देखें तो ऑक्सीजन की सांद्रता अर्थात जो ऑक्सीजन का दाब है कितना है, 40 मिलीमीटर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऑक्सीजन का जो दाब है इस कैपिलरी के अंदर कितना है, 40 mm है यानी मिलीमीटर। ठीक है। और यदि हम कोशिका के अंदर की बात करें तो यहां पर कितना है, ये 107 मिलीमीटर है। देखिए कितना अंतर है दोनों में, तो 107 माइनस 40 यानी 67 जो है, 67 मिलीमीटर का डिफरेंस आ गया। देखिए अब यही क्या हो जाएगा, विसरण के लिए स्पेशल हो जाएगा। दूसरी चीज हम दूसरी तरफ देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर दाब है
किसमें, इस कैपिलरी के अंदर, वो कितना है 46 मिलीमीटर है। और यदि हम इसके अंदर देखें, कूपिका के अंदर देखें, तो वो कितना है 38 है। ठीक है ना, यहां पर कितना है 38 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 8 मिलीमीटर का आ रहा है। ठीक है, 8 मिलीमीटर का यहां डिफरेंस आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर आ रहा है। अब इस अंतर के कारण यहां से गुजरने वाला जो ब्लड होगा, कहां से, इस कैपिलरी से गुजरने वाला जो ब्लड होगा, उस ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता अर्थात दाब में अंतर के कारण जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का दाब यहां पे ज्यादा है 67 मिलीमीटर, कहां से, कैपिलरी से ज्यादा है, कहां, वायुकोपिका में। इसलिए ऑक्सीजन कहां घुल जाती है, आकर के इस ब्लड के अंदर यानी कैपिलरी के अंदर चली जाती है। ठीक है ना, और चूंकि इस कैपिलरी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की का जो दाब है वो कितना है 8 मिलीमीटर का अंतर आ रहा है, यहां ज्यादा है यहां कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी वो वायुकोपिका में। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है दाब में अंतर होने की वजह से कहां होती है, एक दूसरे के अपोजिट चली जाती है। ऑक्सीजन का दाब भी, ऑक्सीजन की का जो दाब है यहां ज्यादा है, तो इसलिए कहां मिल जाती है, कैपिलरी में। और कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कहां है, कैपिलरी में ज्यादा है, इसलिए कहां मिल जाती है, वायुकोपिका में यानी एल्वियोलाई में। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई यहां पर विनिमय की, यानी एक्सचेंजिंग हो गई दोनों की। अब हम क्या करते हैं, जब हम निःश्वसन करते हैं, अर्थात जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन होती है वो कितना आती है, देखिए ये ऑक्सीजन आई कितना 69 यानी 69 मिलीलीटर है। ठीक है ना, निःश्वसन में ऑक्सीजन की जो सांद्रता आती है वो कितना आती है भैया, वो कितना आती है 69 मिलीलीटर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना आती है 0.14 मिलीलीटर एक बार के निःश्वसन में आती है। ठीक है ना, और निःश्वसन में यदि हम बात करें तो निःश्वसन में ये कितना जाती है, तो ऑक्सीजन कितना जाती है 48 मिलीलीटर। ठीक है ना, 48 यानी कि 48 मिलीलीटर क्या जाती है, और ऑक्सीजन जाती है जब हम निःश्वसन करते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो ऑक्सीजन होती है जब हम निःश्वसन करते हैं, अर्थात हमने सांस को अंदर की तरफ खींचा, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन आती है कितना आती है 69 मिलीलीटर आती है। ठीक है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कितना आती है 0.14 मिलीलीटर आती है। ठीक है ना, और जब हमने निःश्वसन किया अर्थात हमने सांस को बाहर की तरफ विसर्जित किया, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कितना जाती है 48 मिलीलीटर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाती है 16.75 मिलीलीटर जाती है। तो देखिए ऐसी स्थिति में यदि इसका हम कैलकुलेशन करें कि 1 मिनट में हम कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए 1 मिनट में लगभग ऐसा माना जाता है, वैसे तो 16 से 18 बार हम श्वासोच्छ्वास करते हैं, पर यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति यदि मान लीजिए कि 1 मिनट में 12 बार श्वासोच्छ्वास करता है, अर्थात 12 बार वो सांस अंदर लेता है और 12 बार छोड़ता है, ऐसी कंडीशन में ये जो ऑक्सीजन होती है वो ग्रहण कितनी की जाती है, लगभग 252 मिलीलीटर। ठीक है ना, कितना 21 × 12, 21 क्यों, क्योंकि 69 यहां ली गई थी, 48 छोड़ी गई थी, यानी वो कितना ले रहा है, वो 21 एक बार में जो ऑक्सीजन अंदर कर रहा है विनिमय में वो कितना कर रहा है 21 मिलीलीटर। ठीक है, तो 12 बार श्वास लेने पर लगभग वो 252 मिलीलीटर वो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जो निःश्वसन जब होता है तो उसके एवरेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो कितना निकलती है, वो 16.61 का डिफरेंस है, किसमें, इसमें और यहां पर। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में गुणे 12 यदि कर देते हैं तो कितना हो जाता है 199.32 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम परित्याग करते हैं। तो ये बातें हो गई काहे कि एक डिफरेंस, एक डाटा की, जितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और जितना हम छोड़ रहे हैं। एक बात हम यहाँ पे और बताना चाहेंगे, एक बार एक वयस्क मनुष्य जो होता है एक बार जब अंदर श्वास खींचता है तो लगभग 500 ml ऑक्सीजन को वो अंतः ग्रहण करता है। ठीक है, और लगभग 350 के आसपास वो 300 या 350 के आसपास वो विसर्जित करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निःश्वसन हम करते हैं, कितना निःश्वसन करते हैं, कितना अंतः ग्रहण करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई। तो इस प्रकार से किसी वायुकोपिका के अंदर और कैपिलरी के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का विनिमय
पूर्ण होता है और फिर विनिमय के पश्चात ब्लड जहां से आया है हार्ट में, हार्ट से आया हो तो पुनः वो हार्ट की ओर चला जाता है। अर्थात यहां से यहां तक रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त था, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा अशुद्ध था, और जैसे ही विनिमय हुआ तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त होकर के शुद्ध होकर के कहां चला जाता है, पुनः हार्ट में चला जाता है, जहां से शरीर को पंप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आज का बिंदु है, फेफड़े में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है, इसका हमने अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बस इसी तरह से जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। धन्यवाद सभी का।